द फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट। सो आज हम लोग अपने केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में लेक्चर नंबर 4 लगाएंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, और ये हमारा क्लास 10 का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कि मेटल्स में को बहुत सारा मेटल्स है हमारे पास, उसमें भी क्या होता है, वो मेटल्स जो होते हैं वो एक मेटल दूसरे मेटल से हाईली रिएक्टिव होता है ना। कुछ मेटल्स दूसरे मेटल से क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। कुछ मेटल्स कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को एक कंपाउंड में से या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही जानना होगा कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। जब तक ये नहीं जानिएगा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए एक टेक्निक है, तरीका है जो हम लोग याद करके रखते हैं। ये बहुत इजी मेथड है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस zebra. Instead, try learning how copper may save gold. क्लियर? ये हमारा सेंटेंस है जिसको अगर आप याद रखिएगा तो ऑलमोस्ट इसके अंदर जितना हमारा काम चल सकता है उन सारे मेटल का हम लोगों ने उसके हिसाब से कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है लिख दिया है। ये टेक्निक है। जैसे यहां से ये सारा इसका पहला लेटर जो है वो सब मेटल है। अच्छा, इसमें एक नॉन मेटल है। एक क्या है, नॉन मेटल। वो क्यों आया है वो बाद में हम लोग समझेंगे कि उसको हम लोग क्यों लाए। यहाँ पे ये सब मेटल का नाम लिखा हुआ है। ये सब लेटर्स जो है ये सारा मेटल्स वगैरह है, इसको हम लोग लिखे। जैसे पी है तो पी से क्या होता है, पोटेशियम। पी से हो गया हमारा पहला पोटेशियम, इसको के सिंबल से डिनोट करते हैं। क्लियर? दूसरा एस, एस से हो गया सोडियम, इसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। तीसरा देखो Ca, Ca से क्या हो गया, कैल्शियम, और इसको हम लोग Ca से ही डिनोट करते हैं। उसके बाद M, M से हो गया मैग्नीशियम, इसको हम लोग Mg से डिनोट करते हैं। उसके बाद A से हो गया एल्युमिनियम, ए से क्या हो गया, एल्यूमिनियम, और इसको हम लोग Al से डिनोट करते हैं। ठीक है? और एक ये C जो यहाँ पर है, ये C यहाँ पे कार्बन है। ये क्या है, कार्बन। और कार्बन हम लोग का मेटल नहीं होता है, लेकिन हम लोग लिखे हैं क्योंकि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसका यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। बहुत सारा मेटल का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, चैप्टर 3 जब पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल ना, उसमें समझ में आएगा कि कार्बन कैसे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है? तो अब जो इसके नीचे मेटल आएगा उससे ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसको लिख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला, इधर लिख दे, यहाँ पे है जेड से, हाँ जिंक, Zn। जिंक के बाद आई से हो गया आयरन, सिंबल Fe। उसके बाद टी से हो गया टीन, टीन, टीन का Sn। Li से हो गया लेड, लेड का Pb। उसके बाद H से हो गया हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन का H। देन ये ऑलरेडी तो नाम ही पता चल रहा है, ये कौन हो जाएगा, कॉपर, कॉपर का Cu। उसके बाद और देखो यहाँ M है फिर से, तो M का हो गया मरकरी, M का क्या होता है, मर्क्यूरी, Hg होता है सिंबल। उसके बाद S से सिल्वर, S से सिल्वर का Ag, एंड देन लास्ट में नाम ही लिखा हुआ है गोल्ड, गोल्ड का Au। ठीक है? ये हम लोगों ने इसके हिसाब से मेटल्स को यहां पे लिखा है। P से पोटेशियम, S से सोडियम, Ca से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम। थोड़ा देर तक इसको साइड करके रखो, ये मेटल नहीं है। आगे आ जाओ। जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टीन, एल से लेड, एस से हाइड्रोजन, सीओ से
कॉपर, यहाँ पे M से फिर मरकरी, देन हो गया S से सिल्वर और G से गोल्ड। ठीक है, ये सारा मेटल हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो मेटल्स है, ये मेटल्स हमको ये बता रहे हैं कि इसमें कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है। ऊपर में लिखा हुआ सारा मेटल जो है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव। क्या है, हाईली रिएक्टिव। इस तरीके से इसको हम एरो दे देते हैं। ये सारा मेटल्स जो है ये कैसा है, हाईली रिएक्टिव। और जितना नीचे चलते जाओगे वो सब क्या हो जाएगा, लिस्ट रिएक्टिव। वो सब क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, सिल्वर गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड में इसीलिए जल्दी जंग नहीं लगता है। सिल्वर में जंग नहीं लगता है, लेकिन सिल्वर के ऊपर ना एक ब्लैक कलर का सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाता है, वो बाद में बताएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से। लेकिन गोल्ड में जंग नहीं लगता है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि गोल्ड को ही हम लोग ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि गोल्ड जो है, एक तो पहला तो वो हमारा लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, जिसके अंदर कोरोजन नहीं होता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगता है। समझ आया इसका। और प्लस में शाइनी होता है, चमकता है, डक्टाइल होता है। इसी कारण से हम लोग गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। बात समझ आया। तो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, देखो यहां से याद कर लो, पोटेशियम। सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम। पोटेशियम से कम कौन है, सोडियम। सोडियम से कम कैल्शियम। कैल्शियम से कम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम। ठीक है। उसके बाद इसको तो थोड़ा देर अभी हटा के रखो, कॉपर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग लिखे हैं। ठीक है ना। आगे आ जाओ। फिर जिंक हो गया। जिंक से, हाँ, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन, जिंक। ठीक है। उसके बाद आयरन से कम टीन। टीन से कम लेड। लेड से कम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम कॉपर। ठीक है। हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है कौन, कॉपर। कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद फिर मरकरी, देन सिल्वर और गोल्ड। यहां तक कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है सबको, ये याद रह जाएगा। तो ये हमारा टेक्निक है जिससे हम ये पकड़ लेंगे कि कौन सा मेटल हमारा किससे ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर। अब जैसे यहां क्वेश्चन पूछ लिया है तुमसे कि आयरन और कॉपर, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। क्लियर है, याद होगा। एल्युमिनियम और जिंक, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, क्लियर। और एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम होगा। कौन होगा, एल्युमिनियम होगा। कहीं कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से पता चल जाता है कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव होता है, कौन सा। हमको ये अगर याद नहीं रहता है तो ये वाला लाइन हमको याद रखना है। कैसे याद करेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर में सेव गोल्ड। क्लियर है, बिठा दे इसको, याद हो जाएगा ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बेटा। अब आ जाते हैं, अब जब ये हो गया है तो अब हमको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगा। कौन सा रिएक्शन समझ में आएगा, हाँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, बात बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब यहां पर देखो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, मान लो कि एक हमारा कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, ए, वो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक कंपाउंड में जाके रिएक्ट करता है, और उसमें से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उस कंपाउंड के अंदर, उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है बीसी, हमारे पास एक कंपाउंड है बीसी, और एक एलिमेंट हम लोग के पास है ए जो हाईली रिएक्टिव है, तो ये ए जाके बी को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, AC प्लस बी। ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया। तो रिएक्शन होने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। जो जिस कंपाउंड में वो जाके रिएक्ट कर रहा है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है या जो मेटल है उससे वो हाईली होना चाहिए, तभी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। एक एग्जांपल देख लें हम लोग। चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है AgCl, क्या है AgCl, इसको क्या पढ़ते हैं, सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमारा यहां पर कॉपर जाके इसको रिएक्ट कर रहा है, कौन, कॉपर। कॉपर एक एलिमेंट है जिसको हम लोग AgCl से रिएक्ट करवा रहे हैं।
पहला नंबर सवाल ये है, क्या ये रिएक्शन होगा? क्या ये रिएक्शन होगा? है? नहीं होगा। क्यों भाई? सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर? यही पढ़े हैं आप लोग। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। क्या बात, अभी तुरंत बताया, तुरंत भूल गए। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से। उल्टा क्यों बोल रहे हो भाई? कॉपर है, कॉपर ऊपर होता है, सिल्वर नीचे होता है। सिल्वर गोल्ड, उसके ऊपर कॉपर है, उसके बीच में मरकरी भी है। कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड ऐसा होता है। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो अब बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा? रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होगा, समझ में आया? तो ये क्या करेगा? कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। इसको डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर को। तो सिल्वर को हटा देगा, तो मान लो यहाँ सिल्वर हट गया। अब ये क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड। क्या बनेगा? कॉपर। तो ये अपने हिसाब से बनता है, अपने वैलेंसी के हिसाब से बनता है। CuCl2 बन गया। समझ में आया? बैलेंस भी करना है तो बैलेंस, यहाँ 2 लगा है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ Ag2 हो गया, यहाँ भी 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। कहीं कोई दिक्कत? समझ आ रहा है सबको? तो ये हमारा पहला रिएक्शन हुआ, किसका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का ये पहला रिएक्शन। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताओ अगला, देखो यहाँ ध्यान से। जैसे अब हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लो यहाँ पे कि ये H2 है प्लस CuSO4 है, ठीक? H2 प्लस CuSO4, ठीक? या हम लोग ऐसा ले लेते हैं, CuSO4 है प्लस Ag है, CuSO4 है प्लस Ag। तो अब क्या होगा यहाँ पे? CuSO4 कॉपर सल्फेट है, उसमें हम लोग सिल्वर से रिएक्ट करवा रहे हैं। अब क्या होगा बताओ? रिएक्शन होगा? रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। ठीक? क्यों नहीं रिएक्शन होगा? रिएक्शन क्यों नहीं होगा बताओ पहले? हाँ, क्योंकि सर सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर कम रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। कॉपर ज्यादा है तो सिल्वर ना कॉपर को जाके डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया? इसीलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हमको डिफाइन करना हुआ तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है ना? उसके एक कंपाउंड से एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है उसमें से एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या जरूरी है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए। मिटा दे इसको। चलो, अब डिस्प्लेसमेंट का एक दो मेन हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिसको हमको अच्छे से देखना है। जैसे हमारा सबसे पहला इसका रिएक्शन है, जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डुबाते हैं। ये सबसे फेमस है इसका, है ना? आयरन नेल को किसके अंदर डुबाया जा रहा है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? अब तो रटा गया होगा जी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? वाह, ब्राउन कलर हम तो पहला बार जान रहे हैं। ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कुछ नहीं पढ़ रहे हो घर पर क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का। इसको ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है। कितना बार तो बताया है। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल। हाँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। क्लियर? और उसमें जब हम लोग आयरन नेल को डुबा रहे हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर किसको डुबाए? आयरन नेल को। अब पहले तो ये बताओ, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर अलग कर देगा और खुद जाके क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट क्या बनता है? FeSO4। समझ में आ रहा है? और फेरस सल्फेट कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का। तो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? ये डिस्प्लेसमेंट का हमारा पहला रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लिया जाए। क्लियर है? इसको नोट कर लो। समझ में आ गया सबको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर किसको डुबाया जाता है? आयरन नेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डुबाते हैं
तो चूंकि आयरन यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन इज अ हाईली रिएक्टिव देन द कॉपर, सो iron displaces the copper from its solution and it forms the ferrous sulfate and separate a copper, clear, and the color of the ferrous sulfate changes to the green, तो ब्लू से वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है सबको? तो ये हो गया पहला रिएक्शन, मिटा दे। और देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एक दो और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे यहां पे देखो, अब हमारे फिर से वही ले लेते हैं, नाउ वी हैव अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फिर से क्या है, कॉपर सल्फेट। अब इसमें हम लोग जिंक को डुबाते हैं, किसको डुबा रहे हैं, जिंक को, अच्छे समझे, जिंक को अब डुबा रहे हैं। फिर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है जी, ब्लू कलर का, ब्लू विट्रोल मतलब ब्लू कलर का होता है। अब बताओ, पहले तो ये बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यस सर, क्यों होगा, बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन द कॉपर, जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन द कॉपर, गुड। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक जाके कॉपर को डिस्प्लेस किया तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर होगा। और जिंक सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, ये जो ब्लू कलर है वो चेंज होकर सीधे कलरलेस हो जाता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, याद रखना है, ठीक है। ये कैसा हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नंबर 2। गया, मिटा दे। अब आ जाओ, अब हम लोग करते हैं अगला टॉपिक अपना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको समझ में आ गया, हो जाएगा ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको यही याद रखना है, हमको यही ध्यान देना है कि उसमें एक एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे अब एक और देख लेते हैं, और एक आध दो और कर लेते हैं सिंगल का। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एसिड है, HCl एसिड है, कौन सा, HCl। HCl कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम कोई एक मेटल को डुबा, जैसे हमने जिंक को ही डुबा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम किसको डुबा दिए, जिंक को, ठीक है। यहां से भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम जिंक को डुबाए, तो जिंक देखो, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, है सर। तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, ZnCl2, और प्लस यहां से H2 को अलग कर देगा, क्लियर। H2 को यहां से अलग कर देगा, बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस निकला है, ये हमको याद रखना है कि जब भी, ध्यान दो, जब भी हम किसी एसिड के अंदर मेटल को डुबाते हैं, किसी एसिड में मेटल को डुबाते हैं, तो वहां से कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एसिड के अंदर जब हम लोग मेटल को डुबाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, समझे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। जैसे अब यहाँ पे एक और रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो ये हमारे पास HCl है, क्या है, HCl। अब हम इसमें क्या किए हैं, कॉपर को डुबा दिए, कॉपर का पीसेस लिए और उसके अंदर हम लोगों ने डुबाया, तो बनाओ, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो, CuCl2 प्लस H2। भागने का रास्ता मिलेगा, मारेंगे तो रास्ता मिलेगा, भागने का मारेंगे तो पहले तो बता क्यों रहे हो तुम, लिखवा भी रहे हो हमको रिएक्शन होगा तो क्यों बताए, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं होगा। मतलब एक बात सिखा दिए तो मतलब सब में वैसे ही होते चला जाएगा, ये भी देखना होता है हाईली रिएक्टिव मेटल है या नहीं है, ठीक है, समझना पड़ता है ये सब चीज, ध्यान दो, तो नहीं होगा रिएक्शन, क्लियर है ना। तो वैसे सब में लगाते चले जाओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, क्लियर। हाँ, तो याद कर लो ना, देखो ना थोड़ा सा। अब जैसे मान लो हमारे पास H2SO4 है, क्या है, H2SO4, ये कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमने एक मेटल को डाला, मान लो मैग्नीशियम, अब रिएक्शन होगा, सोच के बोलो, सोच को, रिएक्शन होगा, डरो मत, होगा। मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, ठीक है। अभी पता चल रहा है ना कि वो याद करना कितना जरूरी है, एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज दिमाग में खेलते रहना चाहिए, नहीं तो काम सब गड़बड़ हो जाएगा।
मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा MgSO4 प्लस H2। समझे? MgSO4 प्लस H2। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये सब ध्यान रखना है। तो ये सब किसका रिएक्शन है? ये सब किसका एग्जांपल है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये सब किसका एग्जांपल है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हैं? समझ में आ रहा है? ये सब किसका एग्जांपल है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ध्यान देना है इसको। हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसका क्या पहचान है? मान लीजिए सर, हाँ ठीक है, आप कहें हाइड्रोजन गैस निकलता है, हम कैसे पहचानेंगे? ये हमारा एक बीकर ले लिए, अब क्या बीकर ले लिए, और बीकर लेके हम इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ही डाल दिए बीकर के अंदर। बीकर के अंदर क्या डाल दिए? सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल दिए लेबोरेटरी के अंदर। अब आप कह रहे हैं कि इसमें जिंक मेटल डुबा दो, हम जिंक का टुकड़ा लिए, जिंक ग्रैन्युल्स लिए, इसके अंदर डुबा दिए। हमको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है यहाँ पे? हाउ डू वी नो डेट हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? हम कैसे जानेंगे? एक चीज जान लो हाइड्रोजन गैस के बारे में, हाइड्रोजन गैस बहुत हल्का गैस होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बहुत हल्का गैस होता है। अगर तुमको ये पता लगाना है कि हाइड्रोजन गैस नहीं, तो हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखेगा, वो दिखता भी है, हाइड्रोजन गैस की गैस ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन उसका कमाल ये है, तुमको उस हाइड्रोजन गैस का एक बोतल ले लो, पेप्सी वाला बोतल लो, ठीक है, खाली बोतल। उस पेप्सी वाले बोतल को लेने के बाद क्या करो, इस तरीके का बोतल है मान लो, ठीक, इसमें क्या करो, थोड़ा सा एसिड डाल दो। ये बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है रिएक्शन, ऐसा नहीं कि हाँ अपने से चालू कर देना है। टीचर के इसमें सुपरविजन में यहाँ पर हम लोग हाइड्रो या सल्फ्यूरिक एसिड डाला थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, जिंक का टुकड़ा लेके, अगर जिंक नहीं मिलता है कि सर जिंक नहीं मिल रहा है, आयरन डाल दो, जो इसको डिस्प्लेस कर सके, जो इसको डिस्प्लेस कर सके। लेकिन इसमें फायदा ये होगा ना कि जितना रिएक्टिव डालोगे ना, जितना हाईली रिएक्टिव डालोगे उतना बढ़िया रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा। पोटेशियम भाई वो तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव, उसको नहीं, और मिलना भी कुछ पॉसिबल नहीं है पोटेशियम जल्दी। एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम तो देख लो, एल्युमिनियम तो अच्छा खासा है ना, एल्युमिनियम हम लोग ले सकते हैं। एल्युमिनियम मिल भी जाएगा, कहाँ मिलेगा? एल्युमिनियम फॉइल, डेली रोटी उटी लपेट के लाते हो ना स्कूल, एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़ा को ऐसे ऐसे फाड़ लेना है और उसको छोटा छोटा ऐसा गोली बना के इसके अंदर डाल दो। अब रिएक्शन होगा नहीं होगा देखो तो, एल्युमिनियम कर सकता है क्या? कर लेगा ना, एल्युमिनियम तो कर लेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा, क्लियर? ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा ये। ओके, एल्युमिनियम को डाल देंगे इसमें, और अब जो एल्युमिनियम को जैसे ही हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाइड्रोजन गैस यहां से तेजी से बाहर की तरफ आएगा, वो गैस है। अब क्या करो, पकड़ना है तुमको कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। एक बैलून ले लो, और बैलून को ये जो इसका ऊपर का जो नोजल है, इस पर ऐसे फंसा दो बैलून को, इस तरीके से ऐसा बैलून को फंसा दो बस। और कमाल देखो, तुरंत क्या देखोगे, थोड़ा देर के बाद बैलून जो होगा फूलना चालू हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा बैलून। बैलून फूल गया, इसको निकालो, इसके मुंह के बांधो, छोड़ दो, हवा में उड़ जाएगा बैलून। बना दिया हम लोग गैस वाला बैलून। हाँ ठीक है ना, ये हो जाएगा, बैलून उड़ जाएगा हवा में। समझ में आया? वो हल्का होता है हाइड्रोजन गैस, उसको उड़ा देगा। तो ये भी हमारा किसका रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। खाली ये नहीं समझो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी चैप्टर के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आगे भी हमको एसिड बेस सॉल्ट जब पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आने वाला है ये सब रिएक्शन सब। तो हम लोग बहुत आगे का सोच के पढ़ रहे हैं, ये सब सारा चीज हम लोग आगे के सोच के कर रहे हैं। क्लियर हुआ? बहुत सारा बात बता दिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, कब होगा कब नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, गैस कौन सा निकलेगा एसिड में जब मेटल को डालेंगे तो। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ कम टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ कम टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ना जी, नाम क्या है इसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा कंपाउंड है उस कंपाउंड के में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, एक आयन दूसरे का जगह लेता है, दूसरा जो है वो पहले का जगह ले लेता है। जैसे ध्यान से देखो, अब पहले क्या था, पहले था हमारा एक कंपाउंड था, सिंगल में क्या था, सिंगल में एक कंपाउंड था और दूसरा एलिमेंट था।
ये था हमारा सिंगल के अंदर। सिंगल में एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, एलिमेंट जाके कंपाउंड में के एलिमेंट को हटाता था। लेकिन यहां पर क्या होगा, डबल में क्या होगा भाई साहब, डबल में होगा दोनों कंपाउंड रहेगा। डबल में क्या होगा, दोनों कंपाउंड रहेगा। ये भी हमारा कंपाउंड है और ये भी क्या है, कंपाउंड, दो कंपाउंड। तो मान लेते हैं एक कंपाउंड को हम लोग दे देते हैं ए बी, पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड दे देते हैं सी डी। भाई कोई दिक्कत, ए बी भी एक कंपाउंड है, सी डी भी एक कंपाउंड है, ठीक। अब ये जो होगा, यहां वाला जो होगा ये मेटल होगा, ये भी क्या होगा, मेटल। तो ये दो मेटल है तो दोनों में से एक कोई ना कोई रिएक्टिव होगा और एक क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो मान लो कि जैसे ए जो है वो सी से ज्यादा रिएक्टिव है, ए क्या है, सी से ज्यादा। तो ए जाके सी को क्या करेगा, हटाएगा, कहेगा हटो तुम, हम ज्यादा रिएक्टिव है, हम यहाँ आएंगे, तो इसको हटा देगा। तो ये हट गया, मान लो यहां से हटा, तो ए किसके साथ आ जाएगा, डी के साथ। अब ये बेचारा सी जो है वो कहाँ जाए, हमको भी जगह दो भाई, हम हट के कहाँ जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, सी जो है वो देखता है कि ए हटा है, डी को लिया, तो हम क्या करें, इसके जगह पर हम आके बैठ जाए। तो ये सी जो है वो किसका जगह पकड़ लेता है, ए की जगह। यही हो गया, ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो सी बी, यही हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक जो है दूसरे को डिस्प्लेस किया, दूसरा जो है वो पहले को डिस्प्लेस किया। दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया, समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या जरूरी है, दोनों कंपाउंड होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर एग्जांपल देखो जी, समझो यार। यहाँ पर जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। प्लस दूसरा हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, बढ़ा जाए। अब इन दोनों में देखो, यहां हाइड्रोजन और यहां सोडियम, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बताओ जल्दी, सोडियम। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या कहेगा हाइड्रोजन को कि तुम हटो अपने जगह पर से, हम ज्यादा रिएक्टिव, हम यहां आएंगे। ठीक है, इसके पास बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है ना, आएगा ये दो चार लग देगा, इसको साइड कर देगा, यहां से हटाया। अब ये हट जाएगा तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, NaCl। अच्छा अभी तो NaCl बन गया है, क्योंकि NaCl बनता ही है वैलेंसी के हिसाब से। दूसरा कुछ रहता तो वो वैलेंसी के हिसाब से ही बनेगा, ध्यान रखना, क्लियर। अच्छा अब ये बेचारा क्या करेगा, ये कहा जाएगा, तो ये Na यहां आया तो ये किसके जगह पर चला जाएगा, Na के जगह पर चला जाएगा, यानी यहां पे ये पहुंचेगा H, पहले से H और O, तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। समझ में आया, ये हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, डबल में देखा, डबल कैसे हुआ, समझ में आया ना। चलो और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसका, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका समझ में आ गया। यहाँ पे इसमें से कोई एक हाईली रिएक्टिव हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही वाला हाईली रिएक्टिव। अभी देखो, अभी इसमें ये हाईली है या ये हाईली है, ये हाईली है, कोई एक हाईली हो सकता है। हमको तो उसमें देखने जाना ही नहीं कि कौन हाईली है, हमको क्या करना है, कोई ना कोई एक होगा ही, डिस्प्लेस करवा देना है, बात खत्म हो गई। क्लियर है जी। अब आ जाइए दूसरा, मिटा दे इसको। चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे हमारे पास है एक सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, प्लस एक सॉल्यूशन है हमारे पास बेरियम क्लोराइड का। ये ऑलरेडी पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का है। अब बताओ इसमें, अब यहाँ पे हाईली रिएक्टिव कौन है, सोडियम। सोडियम हाईली रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस करेगा। बेरियम हट जाएगा तो ये किसके साथ जाएगा, ये क्या बनाएगा, NaCl होगा सबका। चलो ये हमारा यहां से हटाया, ये इसके साथ गया NaCl, तो ये कहां जाएगा, सोडियम के जगह पर, तो ये क्या बनेगा, BaSO4। ये क्या बन जाएगा, BaSO4 क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। बैलेंस भी करना है तो कर लो, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 लगा तो बैलेंस हो गया बस। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिक्कत
दिक्कत? तो ये हो गया हमारा। और भी बता दे? चलिए एक आध दो और हम लोग देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट का हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब ये Fe जो है वो 3 वाला ले रहे हैं। हम लोग कौन सा ले रहे हैं? वैलेंसी इसका 3 वाला। अच्छा एक चीज जान लो, थोड़ा सा अभी याद आ गया तो बता देते हैं। फेरस और फेरिक, इसमें बहुत बच्चा क्लास 10 का कंफ्यूज रहता है कि कब फेरस कब फेरिक सर, फेरिक कब फेरस कब। तो फेरस जब वैलेंसी 2 यूज करेंगे और फेरिक जब वैलेंसी 3 यूज करेंगे। जब वैलेंसी हमारा 3 यूज होगा उस समय क्या कहलाएगा? फेरिक। जब वैलेंसी 2 यूज होगा उस समय क्या कहलाएगा? फेरस। जैसे हम ऐसा लिखें FeSO4, इसका मतलब है कि ये वैलेंसी इसका कितना यूज हुआ होगा? 2। इसका भी 2 होता है तो ये 2 यूज हुआ होगा, तो इसको हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फेरस सल्फेट। क्या पढ़ेंगे? फेरस सल्फेट। बात समझ में आया? और अगर हम ऐसा लिखते हैं Fe2O3, अब देखो ये कैसे बना होगा? Fe यहाँ पे वैलेंस इसका O का कितना होता है? 2, और इसका 3 ले रहे हैं। इसका कितना ले रहे हैं? 3। ये क्रॉस ओवर कर रहा है एक दूसरे को, तो क्या बनाया? Fe2O3। इसका मतलब हम फेरस का वैलेंसी कितना यूज कर रहे हैं? 3। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया कहानी? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आज के बाद से, कब फेरस और कब फेरिक। अच्छे से बता दिए। फेरस जब रहेगा 2 वैलेंसी, फेरिक जब रहेगा 3 वैलेंसी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 क्यों लिया? क्योंकि उस दिन बताया ना फेरस का दोनों वैलेंसी होता है, 2 भी होता है और 3 भी। आयरन 2 भी होता है, आयरन 3 भी होता है। क्लियर? एक रेड कलर का होता है, बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर का आयरन होता है, और एक जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक वाला का अलग होता है, ब्राउन वाला का अलग होता है, इसलिए 2 3 उसका यूज किया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आगे पढ़ोगे नाम सब आयरन में मिटा दे। चलो तो ये हमारा हो गया। हम लोग लिख के बैठे हुए हैं, पढ़ो इसको। क्या पढ़ोगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ोगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड। गुड। फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस, आ जाइए, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या करोगे बताओ? पोटेशियम क्या करेगा? हाईली रिएक्टिव है आयरन से। अजी आयरन हाईली रिएक्टिव की पोटेशियम, पोटेशियम तो सबसे ऊपर होता है। पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन द ऑल द मेटल्स। तो पोटेशियम डिस्प्लेस करेगा किसको? आयरन को। तो ये इसके साथ जाएगा तो ये बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नहीं ना बनेगा जी? इस सब में तो गड़बड़ी नहीं ना किसी को? वैलेंसी वैलेंसी तो क्लियर है ना? प्लस ये वाला किसका जगह पकड़ेगा? बेचारे के पास क्या ऑप्शन है? ब्रोमीन का। तो ये बनेगा फेरिक ब्रोमाइड, FeBr3, फेरिक ब्रोमाइड। बैलेंस कर लेना है इसको। बैलेंस हो जाएगा ना? बैलेंस कर लो। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 लगा दो। इसको 3 लगाने के चक्कर में यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। बैलेंस हो गया, खत्म। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अब जैसे हमारे पास एक और ले लेते हैं, ध्यान दो यहाँ पे। हमारे पास है एक अगला NaNO3। NaNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। ये क्या कहलाएगा? सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है? या इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ले लो AgNO3। क्या है? AgNO3 प्लस NaCl। ऐसा ये रिएक्शन सही जा रहा है। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का हमारा एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग ने NaCl को डाला। NaCl को हम लोग उसमें डाला। ठीक। अब बताओ इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सिल्वर या सोडियम? सोडियम। सोडियम जाके क्या करेगा? सिल्वर को अलग करेगा। ये इसके जगह पर बैठेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बनेगा, बताओ जल्दी। हाँ ये बन जाएगा NaNO3 प्लस, ये इसके जगह पर जाके बैठेगा तो क्या होगा? AgCl। और AgCl भी क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। याद रखना है, AgCl क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना है इसको। इसमें तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। क्या है? ऑलरेडी बैलेंस है। ये ऑलरेडी बैलेंस है।
क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? नो सर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आज समझा दिए अच्छे से, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझा दिए अच्छे से। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इतना आज रहने देते हैं क्या? इसके आगे फिर कल के क्लास में हमारा आपके साथ बात होगा रिडॉक्स रिएक्शन पे, जो लास्ट इसका होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसको कवर अप करने के बाद हम लोग फिर एनसीईआरटी का भी सवाल करवाएंगे, एक एक सवाल हम लोग करेंगे, और देन हम लोग बोर्ड्स का भी क्वेश्चन करेंगे। वी हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व, बहुत सारा है। 2024, 25, 26 सब करेंगे हम लोग, और साथ में एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हम लोग एक एक करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।